E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो हेडिंग फर्स्ट रिएक्शन, डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और आज भी हम लोग देखेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इससे पहले जो हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देखे थे उसका जो एलिमिनेशन का जो टाइप था वो था E1, बट अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे E2 से करेंगे। E2 में क्या होता है बात करेंगे, बट सबसे पहले पता होना चाहिए इसके अंदर डिफरेंट डीहेलोजिनेटिंग एजेंट, डी हाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, आर डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग का मतलब HX का रिमूव होना, हाइड्रोजन और हेलोजन का हटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो तुमको याद रखना है कि पहला है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है तुम्हारा बेस जो होगा ना वो किस मीडियम में होगा, इथेनॉल। जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होता है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब ये CH3CH2OH, इथेनॉल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एक्वस KOH में कौन सॉल्वेंट होता है, वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन क्या है, NaNH2, सोडामाइड बोलते हैं इसको। क्या नाम है इसका, सोडा। ALC मतलब एल्कोहलिक KOH, सोडामाइड। NaNH2 को हम लोग बोलते हैं सोडामाइड। सी ऑप्शन है ETO- लिखा मिलेगा, या फिर ETOH। और डी ऑप्शन ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका क्या नाम है, टर्शरी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, या तो ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, फिर वही हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ पे आ जाओ। ये सपोज करो हाइड्रोजन है और ये है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड। इसका सपोज करो हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। जो ऊपर जितना भी हम 4 रिएजेंट लिखे उसमें से कोई भी एक ले लें, ठीक है। सपोज करो हम ले लिए, चलो ETO- ही ले लेते हैं। क्या ले लिए, ETO-, और हीट लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इससे पहले क्या हो रहा था, तुम्हारा एलिमिनेशन कराना है। मतलब क्या करेगा, ये जो H है ये इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां से यहाँ आता है, और ये लिविंग ग्रुप बाहर आ जाता है। ये तीनों प्रोसेस एक साथ होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक साथ होगा। क्या बनता है ये, देखो ध्यान से, ये बनेगा एल्कीन। अब GI शो कर रहा है, तो GI शो करेगा तो कितना बन जाएगा, एक और बनेगा, इसका एक ट्रांस बना है तो एक सिस भी बनेगा, ठीक है। अब ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ये है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो देखो तुमको क्या करना है कि लिविंग ग्रुप कौन है, Br-, इसको लिखो अल्फा। इसके बगल वाला क्या है, बीटा। इसके बगल वाला क्या है, बीटा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो रीअरेंजमेंट। जैसे SN2 के अंदर होता था, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता था ना, वैसे ही E2 के अंदर होगा।
E2 के अंदर भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब तुमको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अल्फा से लिविंग ग्रुप हटाओ, बीटा से एच हटाओ, बीटा से एच हटाओ। तो एक और पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास कि हो सकता है ये जो O माइनस आयन है वो इसके इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर देता, और अगर इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करता तो ये बॉन्ड यहां से आता और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता। तो इस केस में क्या बनता प्रोडक्ट, ये बनता प्रोडक्ट, ये एल्कीन बनता। तो देखो ये मेजर होगा और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर। अब तुम बोले सर आप ये कैसे डिसाइड किए, तो देखो प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है इस प्रोडक्ट में, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ मेजर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेटजेप या होफमैन, बताओ मेजर को क्या बोलते हैं, कल पढ़ाए थे ना इससे पहले, सेटजेफ। तो क्या बोलेंगे इसको, सेटजेफ। तो ये ध्यान रखना। और माइनर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा सेटजेफ एल्कीन, और माइनर वाला को क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन। तो ये है तुम्हारा सेटजेफ एल्कीन, और माइनर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन। ये क्या है तुम्हारा, हॉफमैन एल्कीन, ये याद होना चाहिए, हॉफमैन एल्कीन। ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कैसे डिसाइड करेंगे, एल्कीन से डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब देखो सवाल ये आएगा कि सर कब E1 करेंगे कब E2 करेंगे, वही बात है कि कब करेंगे, जब ये रिएजेंट्स तुमको दिख जाए, एल्कोहलिक KOH दिख जाए, NaNH2 दिख जाए, ETO माइनस दिख जाए और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिख जाए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, E2। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स of the reaction। चलो पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट। देखो रेट किस पे डिपेंड करेगा, E2 एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन है, E2 मतलब रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और जो तुम्हारा बेस है उसके ऊपर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, OH माइनस आयन या फिर जो भी तुम ले रहे हो, ऊपर क्या लिए थे, ETO माइनस। तो ETO माइनस क्या है तुम्हारा इस केस में, बेस है। इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, क्या है ये, बेस है। देखो ध्यान से, H पे अटैक कर रहा है तो बेस बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और बेस है, बेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा होगा, और एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रेट होगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप। कैसा होता है ये, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है, बराबर। कितना होता है बताओ, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी। तुम लोग पढ़े होगे, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। और किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, E2 है तो SN2 के जैसा है बिल्कुल। ठीक है। अब तुमको जो पॉइंट याद रखना है क्या, इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो तुम देखो एक एक स्टेप से बच गए। पहले E1 में हम लोग क्या करते थे, कार्बोकेटायन बनाते थे, फिर चेक करते थे रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, उसके बाद बीटा हाइड्रोजन हटाते थे। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना भी सिखाएंगे हम लोग। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, अल्फा से लिविंग ग्रुप हटाओ, बीटा से H हटा दो, बस सिंपल, कोई रीअरेंजमेंट का इसमें नहीं सोचना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा किसके, E2 रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसका मैकेनिज्म सिंगल स्टेप होता है, हम मैकेनिज्म यहीं पे बताएंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर जो हम रिएक्शन यूज किए हैं उसी का मैकेनिज्म भी यहीं पे लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग से ही समझ में आएगा। तो देखो यहाँ क्या था तुम्हारा, ये था लिविंग ग्रुप, कोई भी ले लेते, चलो Cl लिविंग ग्रुप है। ठीक, अब ये अगर लिविंग ग्रुप है तो ये होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, हम मेजर वाले आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके बगल वाला होगा बीटा कार्बन, और यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन। तो जो तुम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या लिए थे, सॉरी बेस क्या लिए हो, ETO माइनस, क्या लिए हो ETO माइनस। तो ये जो ETO माइनस है ये इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा अपना बॉन्ड यहां से यहाँ देगा, और ये लिविंग ग्रुप यहां से रिमूव होगा। ये तीनों स्टेप एक साथ होता है, तीनों स्टेप कैसा होता है एक साथ। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा Cl, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा H, ये वाला जो है न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक कर रहा होगा OET माइनस। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड यहां से यहां बन रहा है, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा। तो ये क्या है तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक, ये क्या है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म, ये क्या है तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक, और ये क्या है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म। तो जहां पे भी BB और BF एक साथ होता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये क्या है तुम्हारा, अब देखो इसको बोलते हैं एंटी एंटी एलिमिनेशन। देखो जहां से तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस साइड से हट रहा है और Cl इस साइड से हट रहा है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जिसको बनना था बन जाएगा, जिसको रिमूव होना था रिमूव हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड तो फॉर्म हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है बॉन्ड फॉर्म हो गया ये वाला, और जिसको रिमूव होना था रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव कौन हुआ, Cl माइनस आयन, और क्या रिमूव हो गया ETOH। तो ये सब तुम्हारा रिमूव हो गया। तुमको मेजर प्रोडक्ट याद रखना कि मेजर क्या बनेगा, एल्कीन। तो मेजर क्या बना है तुम्हारा अल्कीन, ये बना है मेजर प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट। अब अगर हम तुमसे पूछे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखो बताना है तो, ठीक है, तो देखो तुमको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो बेस जो है बताओ स्ट्रांग होना जरूरी है या नहीं है, बताओ बेस का, ये तो बेस है, ये क्या है तुम्हारा बेस। अब बताओ बेस का क्या यहाँ पे स्ट्रांग होना जरूरी है, बोलो बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए, सोचो और बताओ, मैकेनिज्म को देखो और बताओ क्या बेस को स्ट्रांग होना बनता है या फिर वीक से भी काम चल जाता है, बताओ बेस का स्ट्रांग होना जरूरी है क्या यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर, बताओ इस रिएक्शन के अंदर क्या बेस का स्ट्रांग होना जरूरी है, सोचो और बताओ, बोलो बेस का स्ट्रांग होना जरूरी है यहाँ पे। हाँ सर। देखो तभी तो H पे अटैक कर पाएगा ना, नहीं तो अगर मान लो बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो सिंपल इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। तगड़ा वाला बेस होगा, बेस कौन होगा, जब H पे अटैक करेगा, तो बेस जब बढ़िया होगा तभी ना इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, आ रहा समझ में, अदरवाइज थोड़ी ये एक्सट्रैक्ट कर पाएगा इस हाइड्रोजन को। और ये हाइड्रोजन कैसे हट रहा है तुम्हारा, ये हाइड्रोजन हट रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में हट रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना कि जो बेस है, बेस स्ट्रांग क्यों होना चाहिए,
क्योंकि H पे इंटरेस्टेड है, H पे, और H पे इंटरेस्टेड है, H तभी ले जाएगा जब वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखो ये Cl है लिविंग ग्रुप, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये है लिविंग ग्रुप। तो बताओ लिविंग ग्रुप का अच्छा होना तो जरूरी है ही, हर जगह जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे E1 हो, E2 हो, SN1 हो, SN2 हो, हर केस में लिविंग ग्रुप हटता है, तो लिविंग ग्रुप का अच्छा होना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग कि लिविंग ग्रुप का बढ़िया होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा देखो एल्कीन फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, एल्कीन। तो जितना अच्छा, जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो चौथा पॉइंट है, ये जो H है, ये H एसिडिक होना चाहिए। देखो तब तो एसिड बेस अच्छा हो पाएगा, बताओ एग्री करते हो कि ये H जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना अच्छा एसिड बेस होगा। तो इस H को क्या होना चाहिए, ये जो H है ये H एसिडिक होना चाहिए, मोर एसिडिक H। ठीक है, ये H कैसा होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए। अब मोर एसिडिक हम लोग कैसे चेक करते हैं बताओ, कि H हटा करके एनायन बनाते हैं, H हटा करके हम लोग क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका H ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अभी सब लिखेंगे, बस अभी तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक फैक्टर। और ये जो बना इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो देखो ये जो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसके अंदर देखो एलिमिनेशन कैसा हो रहा है, एंटी। एंटी मतलब बेस जिस साइड से अटैक कर रहा है उसके अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा, इस वजह से नाम पड़ा एंटी। आया समझ में, बेस जिस साइड से अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पे, उसके अपोजिट साइड से ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना कि एलिमिनेशन कैसा होता है, एंटी। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट लिख लेना, E2 इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन। फोर्थ पॉइंट इसमें तुम लोग ऐड कर लेना, E2 कैसा होता है, ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन होता है। यहाँ लिख लेना फोर्थ पॉइंट, E2 इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन, ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन। और एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है, कि जो बेस है, अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ बेस एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप will be in opposite direction, will be in opposite direction। ये पॉइंट कहीं पे मेंशन कर लेना। ठीक है, कि E2 कैसा होता है, एंटी, ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक, तो अब हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में। ठीक है, आ जाओ पहला पॉइंट लिखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर, फर्स्ट पॉइंट कि क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अब ये गुड लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है, तुम लोग खुद बताओ कि एलिमिनेशन कहाँ बढ़िया होगा। चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज करो यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है आयोडीन। अगर तुमसे सवाल पूछेगा कि बताओ एलिमिनेशन कहाँ बढ़िया होगा, E2 का रेट कहाँ ज्यादा होगा, तो बताओ कहाँ रेट ज्यादा होगा E2 का, गुड, E2 का रेट कहाँ ज्यादा होगा, आयोडीन। कहाँ ज्यादा होगा, आयोडीन। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन
ज्यादा होगा, तो ये रेट का ऑर्डर है, रेट ऑफ E2 का ऑर्डर है। तो इसको ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंट के चेंज होने से, ठीक है, रेट बदल जाता है। फ्लोरीन अलग अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है, ब्रोमीन अलग एलिमेंट है, और आयोडीन अलग एलिमेंट है। तो कहीं कहीं बुक के अंदर तुमको क्या लिखा मिलेगा, एलिमेंटल इफेक्ट। तो ये याद रखना, एलिमेंटल इफेक्ट, इसके अंदर लिख लो स्टार मार्क करके पॉइंट, एलिमेंटल इफेक्ट, elemental effect is observed in this reaction, is observed in this reaction. Elemental effect is observed in this reaction. ठीक है, means RDS involve, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है, एक ही स्टेप का रिएक्शन, ठीक है, उसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, X मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिमेंटल। कहीं कहीं ऑप्शंस में तुमको मिल जाएगा। आ जाओ सेकेंड पॉइंट के अंदर, ठीक है, तो ये पता चल गया। अब सेकेंड लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन और किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऊपर, कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, जितना अच्छा, जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतना रेट ऑफ E2 रिएक्शन ज्यादा। सिंपल, कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ E2 reaction is directly proportional to stability of product, stability of product, और प्रोडक्ट क्या है, अल्कीन, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, तुमको आंसर करना है एग्जांपल्स। ये डब्बा में बंद कर लेना। चलो, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताना तुम। एग्जाम्पल नंबर 1, किसका रेट ज्यादा होगा, चलो बताओ किसका रेट ज्यादा होगा। बोलो किसका रेट ज्यादा होगा। तुमको कुछ नहीं करना है, सुनो, एल्कीन प्रोडक्ट बनाना है। अब लिविंग ग्रुप सब में सेम है, तो क्या बनाओगे, प्रोडक्ट। तो ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, जो लिविंग ग्रुप जिससे हटे, Br लिविंग ग्रुप है, देखो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कहीं भी दिख जाए उसको अल्फा लिख दो। इसके बगल वाला बीटा है, तो बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, और तीनों बीटा सेम है। इसका जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, हो गया ना, ये CH नहीं होगा ना, 2 CH3 यहाँ, कितना है, 2 CH3, तो यहाँ लगा दो CH3 और CH3। क्या ये प्रोडक्ट बनाया सब, ये बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से वही, इसको लिखो अल्फा कार्बन, इसको लिखो बीटा कार्बन। अल्फा से क्या हटाना है तुमको, अल्फा से Br हटाना है, और बीटा से H हटाना है, तो बनेगा ये वाला एल्कीन, ठीक है। साथ में क्या रिमूव हो गया, HBr सब में रिमूव होगा। यहाँ देखो फिर से वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा ना, सेम कहानी होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है। यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ कौन सा एल्कीन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है,
बोलो। ए। ऑब्वियसली ए का, तो रेट किसका ज्यादा आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये किसका ऑर्डर लिखे हैं, रेट ऑफ E2, रेट ऑफ E2 का ऑर्डर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रेट ऑफ E2 आ गया समझ में कैसे निकालना है। ये कितना पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो जो एलिमिनेशन होता है ना, वो होना चाहिए एंटी एलिमिनेशन। कैसा होना चाहिए, E2 is an anti elimination, E2 is an एंटी एलिमिनेशन। मतलब जो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, वो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब एंटी एलिमिनेशन जहां पे होगा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये तुमको याद रखना है। अब एंटी एलिमिनेशन कहाँ आएगा, वही फिशर फॉर्म और फिर इक्लिप्स और तुम्हारा स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है कि एंटी एलिमिनेशन जहां पे भी होगा, वहां पे क्या होता है तुम्हारा। चलो यहाँ पे एग्जांपल लिख ही देता है कि सपोज करो, चलो यहाँ CH3, यहाँ है H, और यहाँ पे मान लेते हैं Br है, और इसके पीछे वाले कार्बन पे यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है। ठीक है, एक और फॉर्म ले रहे हैं। सपोज करो ये एल्कीन है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH3 है, और इसके पीछे वाले कार्बन पे यहाँ पे सपोज करो H है, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, चलो सपोज करो H है। अब अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो बता सकते हो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। देखो सपोज करो कोई बेस है, OH माइनस आयन बेस। ठीक है, तो देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम लिख सकते हो। इसको तुम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्म में। ये है फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, बैक कार्बन लिखो, बैक कार्बन पे क्या क्या लगा, वो सब कहानी तुम कर सकते हो। इतना तो हम पढ़ा दिए ना कि देखो यहाँ है तुम्हारा CH3, इस पे है H, और इस पे है Br। फ्रंट वाले कार्बन पे 3 ग्रुप लगा हुआ है, Br CH3 H लगा दी। बैक वाले कार्बन पे 3 CH3 है, तो इसको बोले हैं अल्फा है, इसको बोले हैं बीटा है, बने का प्रोडक्ट एल्कीन। और यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कंडीशन है। ये कार्बन है फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन से क्या क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। बैक वाले कार्बन पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है बताओ, बैक वाले कार्बन पे 2 CH3, 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैक वाले कार्बन पे। तो देखो अगर तुमसे रेट पूछ दे, इसको हाइड्रोजन कर लेना सही रहेगा। इसको हाइड्रोजन कर लो, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। अब अगर तुमसे पूछे कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो तुम खुद सोचो। यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म है, स्टेगर्ड, ये है स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये OH माइनस आयन यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि देखो ये तो फ्रंट वाला अल्फा है, अल्फा से लिविंग ग्रुप हटता है, और बीटा से H हटता है, तो पीछे वाले कार्बन का H पे अटैक करेगा, तब जाकर के ये जो लिविंग ग्रुप है वो हटेगा। और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये देखो ये एंटी पोजिशन है, तो इस वाले H पे इस वजह से अटैक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके जस्ट 180 पे है, लेकिन यहां देखो ये जो लिविंग ग्रुप है, इसके 180 पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे E2 होगा ही नहीं, नो E2। इस केस में E2 पॉसिबल ही नहीं है। तुम रिएजेंट लोगे, E2 करा ही नहीं पाओगे, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, इसका। क्यों इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है।
यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन को क्या होना चाहिए था, एंटी पोजीशन पे। बोलो आया समझ में? कि अब देखो ये वाला जो OH माइनस आयन है इसके H पे अटैक करेगा, बट कैसे करे बताओ तुम? लिविंग ग्रुप कहाँ से हटना चाहिए, एंटी पोजीशन से। एंटी पोजीशन पे तो कोई भी H नहीं है, तो ये कंडीशन नेसेसरी, H होना चाहिए। अगर H होगा तभी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये लिख लो। अब बोलोगे सर पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दो, तो जो फॉर्म दिया है उसी में चेक करेंगे रेट को। ठीक है, लिख लो इसको, ये ध्यान रखना है, जो फॉर्म गिवन है उसी फॉर्म में चेक करना। तो देखो इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो वेज डैश के फॉर्म में मान लो दिया है कि ये है तुम्हारा लिविंग ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, डैश पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी डैश पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इसका सपोज करो हम रिएक्शन करा रहे, एल्कोहलिक KOH कहीं पे भी आ जाए, मतलब एलिमिनेशन कराना है तेरे को। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, कभी कभी हीट लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, तो एल्कोहलिक KOH में हीट ऑटोमेटिकली इवॉल्व होता है, ये ध्यान रखना। इसको हम बोल दिए रेट है R। ठीक है, और एक और रिएक्शन दिए तुमको कि यहाँ पे लिख दिए CH3 है, यहाँ पे क्या कर दिए, ये वेज पे है CH3 और यहाँ पे है CH। अब इसका हम लोग फर्दर रिएक्शन करा रहे एल्कोहलिक KOH के साथ, और यहाँ पे क्या कर रहे, हीट कर रहे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन है R2। तो बताओ कंपेयर बिटवीन रेट R1 एंड R2, आंसर बताओ, कंपेयर रेट R1 एंड R2। चलो बताओ क्या होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बताना। सेकंड वाले का। सोच लो सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सोच लिए, आगे बढ़े। क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये जो लिविंग ग्रुप है, देखो लिविंग ग्रुप को देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है सब सीखो। लिविंग ग्रुप को लिखेंगे अल्फा कार्बन, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप को लिखते हैं अल्फा कार्बन। अब इसके बगल वाला बीटा होगा और इसके भी बगल वाला बीटा होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वेज पे होगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी वेज पे होगा। तो देखो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड हो गया, दोनों जगह पे, दोनों जगह पे ये दोनों क्या हो गया, सेम साइड। तो अगर सेम साइड होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो डैश पे है CH3, तो सबसे पहले तो ये लिविंग ग्रुप है, इसको अल्फा लिखेंगे, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा लिखेंगे, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा लिखेंगे। तो अल्फा से क्या हटता है, लिविंग ग्रुप, और बीटा से क्या हटता है, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो वेज पे है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, डैश पे है। अब बताओ कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, वेज वाला या डैश वाला? तो देखो ये Cl और ये H, बताओ कैसा है, ये एंटी हो गया ना। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब तुम जो प्रोडक्ट बनाओगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये हो गया CH3, और यहाँ पे क्या है, डैश पे CH3, ये आंसर होगा। इधर वाला तो H हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है एंटी, मतलब अब तुम आंसर क्या लिखोगे इसमें कि R2 का जो रेट है वो ज्यादा है R1 के कंपैरिजन, एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है, एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये कितना नंबर पॉइंट था, थर्ड शायद ना, फोर्थ पे आ जाओ। कहाँ गया, हाँ ये रहा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जो बीटा H है ना वो एसिडिक होना चाहिए, बीटा H शुड बी मोर एसिडिक।
बीटा एच शुड बी मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज करो हम तुमसे पूछ दिए, देखो हम अभी बताए थे, इसका ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि देखो ये सपोज करो बी आर है, ये सपोज करो एच है, और इसका सपोज करो हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। ALC का मतलब एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और हीट कर रहे हैं। तो देखो कि जो बेस है ना, ये बेस OH माइनस आयन जो बेस है, ये अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन को। तो ये वाला जो H है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना अच्छा रेट होगा। ये H क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना जल्दी एसिड बेस रिएक्शन होगा, और रिएक्शन का जो रेट है उतना ही ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे ये एल्कीन बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr। ये तो बताने के लिए था कि H क्या होना चाहिए, एसिडिक। तो ये रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन। अब आ जाओ यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर हम तुमसे दे एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लो हम तुमसे पूछ दे कि बताओ इसका रेट क्या होगा। यहाँ पे सपोज करो फिनाइल CH2 CH2Br, और यहाँ पे भी है फिनाइल CHBr और CH3। चलो रेट बताओ किसका ज्यादा है। देखो लिविंग ग्रुप सेम है, पहला कंडीशन देख लिए। दूसरा कंडीशन देखो, प्रोडक्ट बनाओ। एल्फा है, एल्फा लिविंग ग्रुप जहां होगा उसको लिखेंगे अल्फा कार्बन। लिविंग ग्रुप देखो Br है, इसको लिखे अल्फा, इसके बगल वाले को क्या लिखेंगे, बीटा। प्रोडक्ट क्या बनाओगे बताओ। ये सपोज करो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराती है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। ये बनेगा प्रोडक्ट, बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, और ये हटेगा, और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन गया, ये CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे भी अगर तुम क्या करोगे, सेम कहानी, यहां पे भी अगर तुम एल्कोहलिक KOH अगर यूज कर दिए, एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, अल्फा से तो लिविंग ग्रुप हटेगा। अब देखो इस वाले बीटा पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, अब इस वाले बीटा पे हाइड्रोजन है, तो इस वाले बीटा का हाइड्रोजन हटाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है दोनों जगह। तो ये भी आंसर खत्म हो गया कि प्रोडक्ट से नहीं देख सकते, सीन एंटी यहाँ नहीं देख सकते, क्योंकि उसको क्या देना चाहिए, या तो वेज डैश देना चाहिए, या तो फिशर देना चाहिए, या तो तुम्हारा स्टैगर्ड फॉर्म या एंटी एलिमिनेशन वाला फॉर्म देना चाहिए। तो वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या देखेंगे, बीटा H एसिडिक है या नहीं। अब बताओ कौन सा वाला H एसिडिक है, बीटा वाला बताओ। चलो बोलो, कैसे चेक करते हैं कि कौन सा H एसिडिक है, बताओ। H हटा के नाइन बनाओ, H हटा के नाइन और बताओ। हाँ A, क्यों है A, देखो अब सिंपल है, देखो यहाँ हटाना नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में हटता नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर के लिए हम बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी सुविधा के लिए, देखो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एनाइनिक कैरेक्टर होता है, एनायन बनता नहीं, ठीक है, लेकिन हम फॉर्म करके दिखा दे रहे हैं, बट फिर भी उससे आंसर आ जाएगा तुम, ठीक है, कि एनायन बना दो, H हटाओ और क्या बना दो, एनायन। तो H हटा के एनायन बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड, बीटा वाला H को हटा के एनायन बना दो, ये बना दिए एनायन। इधर है तुम्हारा CH2Br, और यहाँ पे भी क्या किए, बीटा H को हटा करके एनायन बना। देखो एनायन बनता नहीं है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ये रिएक्शन के अंदर, ठीक है, हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, बस समझाने के लिए कि बस डेल्टा माइनस चार्ज होता है इसको, ठीक है, एनायनिक कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, कैसा कैरेक्टर होता है, एनायनिक कैरेक्टर होता है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, ये जो माइनस है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये माइनस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल उसका H मोर एसिडिक।
इसका H ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है तुम्हारा, रेजोनेंस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस, एनायन कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नो रेजोनेंस ऑफ एनायन, नो रेजोनेंस ऑफ एनायन। तो ये तुमको ध्यान रखना है। और लास्ट फैक्टर है तुम्हारा, फिफ्थ नंबर फैक्टर, कि बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस is required for E2 एलिमिनेशन। E1 में ऐसा नहीं होता था, E2 एलिमिनेशन। अब स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे, अगर सपोज करो हम क्या किए, बेस को चेंज कर दें, ठीक है, सपोज करो बेस ले लेते हैं CH3 माइनस, NH2 माइनस और OH माइनस, ठीक है, कोई रिएक्शन था, उस रिएक्शन के अंदर, चलो यहाँ पे दिखा भी देते हैं, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हम तीन अलग अलग बेस लिए, CH3 माइनस लिए, हीट कर रहे हैं मतलब एलिमिनेशन होगा, ठीक, यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, सपोज करो ले लिए NH2 माइनस और हीट कर रहे हैं, और थर्ड स्टेप में क्या ले लिए हम, OH माइनस आयन और हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछेगा, बोलेगा इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3, ठीक, तो बताना है कि R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होगा। अब बताओ, जो बेस स्ट्रांग होगा, अब तुम बोलोगे सर बाकी का फैक्टर चेक करो ना पहले, तो कर लो चेक, लिविंग ग्रुप देखो Cl है, कोई इशू नहीं है, Cl ये तीनों ही रिएक्शन में Cl है। अब आता है प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट भी तीनों रिएक्शन में सेम होगा। और क्या देखना है तुमको, बीटा एच एसिडिक सब में सेम है, ठीक है, तो सब कुछ सेम है, बस अब डिफरेंट क्या है, बेस। तो अब तुमको चेक करना है स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, बताओ इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, चलो बताओ इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। बेस कैसे देखते हैं पहले ये बताओ। OH माइनस। सब सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी पूछे ना, देखो बेसिक स्ट्रेंथ ही तो निकालना है, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा उसका बेस बढ़िया होगा। तो देखो ये तुम क्या करो, एसिड बना लो, जब भी एनायन दिया रहे मेक एसिड, चलो एसिड बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये बना, H जोड़ करके प्लस बना, एसिडिक बन गया, ये सॉरी एसिड बन गया, H जोड़ देना, ये एसिड बन गया अमोनिया, और ये एसिड बन गया। अब बताओ इन तीनों में कौन अच्छा, कौन बढ़िया एसिड है, वाटर अच्छा एसिड है, अमोनिया, और सबसे कम एसिडिक कौन होता है, कार्बन। अब तुम बोलोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ से निकाल दिए, तो अब देखो फिर वही बात है, एनायन का जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उल्टा चलो, फिर अगर तुमको यहां से नहीं आ रहा है समझ में कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर कहाँ से आया, उल्टा चलो, कि तुम क्या चेक कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, क्या चेक कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अब बताओ एनायन का स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो ये है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस क्या पीरियड, तो अक्रॉस पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही तो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां से तुमको पता चल गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, EN के। अब बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका एनायन ज्यादा, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, OH माइनस आयन, फिर NH2 माइनस आयन, फिर CH3 माइनस आयन। ये ऑर्डर किसका है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है।
अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, तो इसका जस्ट रिवर्स क्या आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मतलब ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसके कंपैरिजन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिखते हैं, क्या है ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है वीक बेस, ये क्या है वीक बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका रेट ज्यादा होगा, मतलब R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। आया समझ में, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 आंसर होगा ये। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ आना चाहिए देखने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, ठीक है। चलो अब जल्दी से लिखो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखो जल्दी। तो आगे समझ में, फैक्टर्स अफेक्टिंग में पांचों फैक्टर याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो लिख लो। अब आते हैं रेट ऑफ E2 बताना है तुम, क्वेश्चन दे रहे हैं बनाना है, क्वेश्चन लिखो। कंपेयर कंपेयर रेट ऑफ E2 रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, प्रोडक्ट तो बना लोगे ना, प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबका प्रोडक्ट भी बनाना है, साथ में प्रोडक्ट भी बनाना सब। चलो रेट निकालो। और टेस्ट पेपर को बनाना, अभी हम सेंड कर दिए ना वो वाला, टेस्ट पेपर बनाना, एसिड 2 वाला भेज चुके हैं हम। हाँ क्वेश्चन साथ साथ उतारते जाओ। चलो आंसर करो जल्दी से।
चलो ओ, 8 9 होगा ना। नाइन्थ नंबर चलो इतना क्वेश्चन काफी है। चलो बताओ पहला का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर। रेट ऑफ B2 किसका ज्यादा होगा? देखो लिविंग ग्रुप सेम है, लिविंग ग्रुप सेम है, क्या करेंगे देखो, ये है अल्फा कार्बन और इसके वाला है बी, इसके वाले क्या है, इसके बगल वाला बीटा कार्बन। बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी, दोनों बीटा कार्बन सेम है। तो लिविंग ग्रुप सेम है तो एल्कीन बनाओ सबसे पहले। इसका एल्कीन क्या बनेगा, इसका एल्कीन ये बनेगा, ये बन गया एल्कीन। इसका एल्कीन बनाओ, इसका एल्कीन देखो, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और इधर भी बीटा है, दोनों बीटा अलग अलग है, तो दो पॉसिबिलिटी है। तो तुमको बनाना है स्टेबल वाला। तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये बनेगा स्टेबल एल्कीन, ठीक। इधर वाला बीटा को हटा दिए, इधर वाले बीटा को हटा दिए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक। अब ये स्टेबल है, इस वजह से रेट इसका ज्यादा है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। प्रोडक्ट कैसा है, रेजोनेंस में, प्रोडक्ट इज इन रेजोनेंस, ठीक है। अगला बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर इसका। लिविंग ग्रुप सेम है, क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बताओ। बोलो सेकंड का आंसर क्या आएगा। अरे कुछ करना है क्या? हाँ बी आएगा, क्यों भी आएगा, देखो इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सीधा सीधा प्रोडक्ट अल्फा, ये बीटा, इसको क्या लिखोगे अल्फा, इसको लिखोगे बीटा। अब ये बीटा नहीं होगा, क्योंकि जो बीटा एच होता है ना वो sp3 होना चाहिए, तो यही तो बीटा एच है, sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से रिमूव करोगे तो ऊपर वाला एल्कीन बनेगा, और इसको रिमूव करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ये क्या बनेगा, बेंजीन। यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसका रेट क्यों ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ बताओ किसका रेट ज्यादा होगा फर्स्ट सेकंड में, नंबर किसका, ए का। बी, हाँ बी किसी को लग रहा है क्या कि देखो ये अल्फा है, तो देखो इसका जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये E2 होगा ही नहीं यहाँ पे, नो E2। अब ऐसे भी देख सकते हो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, हाइड्रोजन है बट sp3 sp2 है, sp3 होना चाहिए। ये बीटा कैसा है तुम्हारा, sp2 है, sp3 होना चाहिए, तब हाइड्रोजन हटा करके एल्कीन बनाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो देखो इसके अंदर हम बताए थे कि ना तो ये SN1 देता है, ना तो ये SN2 देता है, ना ये E1 देता है, तो क्या देगा बता सकते हो, कौन सा रिएक्शन शो करेगा ये, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, SN2AR, याद कर रहे हो, पढ़ाए थे सबसे पहले, क्या शो करता है SN2AR या फिर डाउ प्रोसेस, दोनों में कोई सा भी डायरेक्ट हट जाएगा ना बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि ये SN2AR शो करता है। पैरा पे अगर NO2 ग्रुप रहे या फिर बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन, दोनों पढ़ा दिए हम, देख लेना कॉपी में मिल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट बताओ, फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा, बी। बी का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जब तुम एल्कीन बनाओगे ना, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये यहाँ पे अल्फा है और ये बीटा है, इधर भी बीटा होगा और इधर भी बीटा होगा, ठीक है। तो जब तुम यहाँ एल्कीन बनाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ अगर डबल बॉन्ड आया तो देखो ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, बिफोर 8 मेंबर्ड रिंग। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो अदर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा,
इस साइड एल्कीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ एल्कीन तो बन सकता है ना, ब्रिजेड तो इधर है, एल्कीन यहाँ बनाने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये एल्कीन बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस वजह से रेट यहाँ पे होगा नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा। इसमें बताओ 5 नंबर ए। ए का ज्यादा होगा। क्यों ए का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये कितना मेंबर रिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर है, तो यहाँ ब्रेथ रूल नहीं लगेगा। तुमको क्या बनाना है, देखो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, हाँ ये है अल्फा कार्बन और ये कहाँ गया, ये वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो तुमको बीटा से हाइड्रोजन हटा देना है तो एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा कार्बन, और सपोज करो तुम यहाँ बीटा लिख सकते हो और यहाँ बीटा लिख सकते हो, कहीं का भी क्या करोगे तुम हाइड्रोजन हटा दोगे। तुम बनाओ, इसका प्रोडक्ट बना के देखो, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो ध्यान से। यहाँ पे प्रोडक्ट एक तो ये बनेगा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, और एक पॉसिबिलिटी है तुम इधर वाला हटाओगे तो ये बनेगा, इधर वाला हटाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी। अब देख लो इन दोनों एल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 अल्फा, इधर 2 अल्फा, 4 अल्फा, इधर 1 अल्फा, 5 अल्फा है, ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से हटाओगे, ये बीटा एक ही हाइड्रोजन है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों सेम है, तो हटा के देख लेना। हम स्टेबल वाला बना दे रहे हैं, ये स्टेबल बनेगा एल्कीन। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन आएगा, 4 अल्फा, ये 4 और 4 8 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इस वजह से। आ जाओ यहाँ पे बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, ए का। ए का, क्योंकि प्रोडक्ट बनाओ, ये अल्फा है ये बीटा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, ये वाला एल्कीन, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो ये अल्फा है और ये बीटा है। कुछ नहीं करना इसमें, अल्फा से लिविंग ग्रुप हटाओ, बीटा से सीएल हटाओ, ये बन गया CH2 आंसर। तो देख लो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसका रेट ऑफ E2 ज्यादा। यहाँ बताओ किसका रेट ज्यादा, ए का। हाँ ए का, हाँ सही है, इसका रेट ज्यादा होगा ए का, क्योंकि यहाँ पे देखो एंटी पे है ना H, इस केस में एंटी पे H है ही नहीं, बीटा H एंटी पे होना चाहिए, अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा पे जो हाइड्रोजन है लिविंग ग्रुप के एंटी पे, एक डैश में है तो दूसरा वेज में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन कैसा है तुम्हारा डैश डैश पे, एक भी हाइड्रोजन अगर कैसा होता वेज पे होता तब आंसर अलग होता, इसलिए इसका रेट क्या होगा ज्यादा, इसमें E2 होगा ही नहीं, नो E2, ठीक है। चलो आ जाओ, इसमें बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, सी का। हाँ सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, तो सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का। क्यों, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर याद रखो, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है, I-, फिर Br-, फिर Cl-, और फिर F-, ये ऑर्डर याद रखना लिविंग ग्रुप का। यहां बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, चलो यहाँ पे बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, ए। सोचो आराम से, देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को बताओ, क्या यहाँ पे आइसोटोपिक आइसोटोप इफेक्ट लगेगा, क्या यहाँ पे आइसोटोप हाँ। इफेक्ट लगेगा, देखो तो नोट करके लिख लो, क्या लिखना है नोट करके, कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहां लगेगा इन E2 रिएक्शन, काइनेटिक
आइसोटॉपिक इफेक्ट काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट is applicable। तुम बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम खुद देखो ना मैकेनिज्म, एक सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है। देखो यहाँ पे, अब याद करो ये और कहाँ कहाँ पढ़े हो बताओ, आइसोटोपिक इफेक्ट और कहाँ कहाँ पढ़े हैं हम लोग, बता सकते हो? आइसोटोपिक इफेक्ट कहाँ कहाँ और पढ़े हैं इससे पहले, बोलो, याद है तुम लोगों को? कोई सा भी तुम बता सकते हो। आइसोटोपिक इफेक्ट कहाँ कहाँ पढ़े थे? आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़े हो? इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। और बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर पढ़े हैं हम लोग। और आइसोटोपिक कहीं और बताओ, और कहीं पढ़े हो? E2 तो होगा ही, और बताओ कहीं पढ़े हो? सल्फोनेशन याद आ रहा है? सल्फोनेशन, डिसल्फोनेशन याद आ रहा है? आइसोटोपिक इफेक्ट लिखे थे उसके अंदर। आयोडीनेशन याद आ रहा है? आयोडीनेशन के अंदर भी लिखे थे कि क्या होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर तुम आइसोटोप लोगे उसका, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, अगर तुम आइसोटोप लेते तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तुमको ध्यान रखना है। और कहाँ लगता है हम लिख दे रहे हैं, बाकी का डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे, अभी के लिए लिख के रखना। आइडोफॉर्म एक रिएक्शन होता है, उसके अंदर एप्लीकेबल होता है। और कहाँ लगता है, कैनिजारो के अंदर लगता है, पढ़ाएंगे कैनिजारो क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आता है। और एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सब एक जगह पे हम लिख देंगे, जहां जहां पूरे केमिस्ट्री के अंदर आइसोटोपिक इफेक्ट होगा वो यहाँ पे। और ये कौन सा वाला सल्फोनेशन और आयोडीनेशन है, ये भी लिख लो छोटा सा करके, कि बेंजीन के ऊपर अगर तुम क्या जोड़ दोगे, SO3 या I2, तब देखना लिखवाए थे, ठीक है, जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे तब। अब देखो यहाँ पे, अभी आइसोटोपिक इफेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ था Cl, यहाँ था H, ठीक, इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे थे एल्कोहलिक QH के साथ। तो बेस कौन था, OH माइनस आयन, तो ये था तुम्हारा बेस। तो बेस देखो कहां पे अटैक कर रहा है, H पे अटैक कर रहा है, तो H वाला बॉन्ड RDS स्टेप में टूट रहा है। इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये Cl यहां से बाहर निकलेगा। तो तुमको ध्यान रखना कि जो एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसी के अंदर H टूट रहा है, तुम बताओ कौन सा वाला H इजीली टूटेगा? ऑब्वियसली जो तुम्हारा हाइड्रोजन है इसका, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक मास जिसका कम होगा उसको तोड़ना आसान होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आएगा हाइड्रोजन ग्रेटर देन ड्यूटेरियम ग्रेटर देन ट्राइटियम। ठीक है, ये ध्यान रखना कि H इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन T। रेट ऑफ रिएक्शन अगर तुमसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होता है तुम्हारा E2 कंप्लीट पूरा थ्योरी के साथ। ठीक है, अब प्रैक्टिस करेंगे E2 का।